मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें 10th क्लास की एजुकेशन का करना है। चैप्टर हमारा है 6 एजुकेशन इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में तालीम। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 3 किया था। लेक्चर नंबर 3 में हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, ज़राअत की तालीम के बारे में पढ़ा था, फिर मेडिकल की तालीम के बारे में पढ़ा था कि किस तरह की तालीम हासिल करने के बाद इंसानी सेहत को बरकरार रखने के शोबे से मुंसलिक हुआ जा सकता है। और ज़राअत की तालीम जो है उसमें आपने ये पढ़ा था कि जो बेशतर आबादी हमारी है वो देहात में है, तो इसलिए उसके मुताबिक ही तालीम हासिल की जाती है ताकि फसलों की बेहतर पैदावार हासिल की जा सके। फिर उसके बाद हमने कानून की तालीम के बारे में पढ़ा था, लॉ ऑफ एजुकेशन के बारे में, कि इसके जो है अदल इंसाफ का बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए हमें जो किस तरह की तालीम की ज़रूरत होती है, यानी कानून से मुतल्लिक हमें तालीम की ज़रूरत होती है। तो इसमें ग्रेजुएट तलबा को दाखिला दिया जाता है कानून की तालीम के इदारों में। इसके बाद है बिजनेस और कामर्स की तालीम, हमने ये भी पढ़ा था। यानी कि अगर दफ्तरी अमूर हैं, बैंकिंग है और टेक्सटाइल के शोबे हैं, तिजारती इंतजामात है, उसके लिए कामर्स की तालीम की ज़रूरत होती है। और होम इकनॉमिक्स की तालीम के बारे में हमने पढ़ा था कि लड़कियां अगर घर में अपने घर को एक खातून खाना जो है अपनी आमदनी के अंदर एक बेहतर बजट बनाकर अपनी उसी आमदनी में अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चला सकती है, तो ये ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है कि उसको होम इकनॉमिक्स की तालीम से उसको आगाही हो, उसको थोड़ा वाकफियत हो कि किस तरह से कम आमदनी में हम अपने घर को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। तो इसको होम इकनॉमिक्स की तालीम कहते हैं। फिर उसके बाद तरबियत असातिज़ा के बारे में पढ़ा था कि हर मुल्क के निज़ाम तालीम में असातिज़ा को मरकज़ी हैसियत होती है, तो इसके लिए माशरे के और माशी इस्तेहकाम की जिम्मेदारी भी उस्ताद पर आयद होती है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम मयारी मिले तो इसके लिए तालीम के म्यार को भी बेहतर बनाना होगा। और मुख्तलिफ सतह के तरबियती इदारे और यूनिवर्सिटियाँ मुस्तकबिल के इस्ताद की तरबियत का एहतमाम कर रही हैं, यानी कि उनके मुतालिक जो है स्कूल की तालीम देने के मुताबिक इसके लिए भी तालीम जो है यूनिवर्सिटीज़ में दी जा रही है, कॉलेजेस में दी जा रही है। और इसके बाद फिर हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम, यानी कि रस्ट्रोल साइनर्स रैगनाक्स इस हद तक तरक्की कर चुके हैं कि दुनिया सिमट कर रह गई है। अब जब हम दूर दुनिया के हर कोने में घर बैठे हम दुनिया की हर खबर से बाखबर रह सकते हैं, तो ये सारा कुछ किसके ज़रिए मुमकिन है, यानी कि नेट के ज़रिए से मुमकिन है। और जिस तरह आप लोग आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं घर में बैठकर, इसी तरह से ये सारा सिस्टम जो है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम के ज़रिए हो रहा है। फिर आज हमने जो रीडिंग करनी है वो है आम तालीम, यानी कि आम तालीम से क्या मुराद है जी। ये जो हमने तालीम पीछे हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे, ये था कि हम उनको हासिल करने के बाद उसी से मुतल्लिक शोबों में हम अपना जो है रोज़ी कमाने के ज़राए जो हैं हमें उससे मुयस्सर हो सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे आम तालीम के बारे में। आम तालीम से मुराद ऐसी तालीम है जिसका एहतमाम स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे तालीमी इदारों में किया जाता है, लेकिन ऐसी तालीम हासिल करने के बाद कोई शख्स किसी शोबे का माहिर नहीं बनता। अब ये जो तालीम है आम तालीम, इसको हासिल करने के बाद कोई भी इंसान जो है किसी शोबे की, यानी कि उसको मुलाजमत अगर करनी हो, उसमें अटैच होना हो किसी शोबे के साथ, किसी डिपार्टमेंट के साथ, तो इसलिए उसको वो माहिर नहीं बन सकता, उसका जो है एक्सपर्ट नहीं बन सकता। साइंस और पेशा वाराना तालीम के अलावा हर सतह की तालीम को आम तालीम में शुमार किया जाता है, यानी कि साइंस की तालीम और जो मेडिकल इंजीनियरिंग साइंस में ये आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है पेशा वाराना तालीम, यानी कि जो किसी पेशे से ताल्लुक़ रखने वाली तालीम है, इन तालीम के अलावा हर सतह की तालीम जो है उसको आम तालीम शुमार किया जाता है। आम लोगों को ख्वांदा बनाने के लिए जिस सतह की तालीम ज़रूरी ख्याल की जाती है, ऐसी तालीम को आम तालीम में समझा जाता है। ख्वांदा बनाने के लिए यानी कि आम लोग जो हैं जो नहीं पढ़े लिखे और वो जो है अपनी उम्र में ज़्यादा हैं, वो स्कूल तो जा नहीं सकते, तो इसलिए उनको ख्वांदा लोगों को भी तालीम देने के लिए उनके लिए मराकज़ तैयार किए गए, मराकज़ बनाए गए और जिसकी सतह की तालीम जो है ज़रूरी ख्याल की जाती है। ऐसी तालीम को क्या कहा जाता है? आम तालीम, यानी कि इसको आम तालीम में शुमार किया जाता है। इस सतह की तालीम मुल्क के तमाम शहरियों के लिए लाजमी समझी जाती है, यानी कि पढ़ना लिखना आता हो
कोई थोड़ी बहुत समझ हो इंसान को, तो ऐसी तालीम जो है उसको हर शहरी के लिए लाजमी करार दिया गया है। अमेरिका के बारे में बताया गया कि अमेरिका में 7वीं सतह यानी 12वीं दर्जे तक की तालीम शहरियों के लिए लाजमी है। 12वीं सतह यानी कि मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यहाँ तक की तालीम जो है अमेरिका में हर शहरी के लिए लाजमी करार दी गई है। पाकिस्तान में ये सतह इब्तदाई तालीम है। अब हमारा मुल्क जो है अमेरिका से एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ उनका स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि इंटरमीडिएट के तक उनको लाजमी तालीम जो है उसको लाजमी करार दिया गया है। लेकिन हमारा मुल्क क्योंकि तरक्की पजीर मुल्क है, तो यहाँ पर जो है हमारी सतह जो है पाकिस्तान में इसकी सतह इब्तदाई तालीम जो है लेकिन पाकिस्तान के तमाम बच्चे स्कूल में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान में एक तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर मुल्क है, अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो इसलिए इसमें इतने ज़राए नहीं हैं कि लोग हर घर के जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर सकें। हर तरह के लोग होते हैं, कुछ जो हैं वो अपने बच्चों को तालीम हासिल करने में उसका इंतज़ाम कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं है और जो सब बच्चे हैं वो स्कूल में दाखिल नहीं होते, और जो दाखिल होते हैं उनमें से भी 50% बच्चे इब्तदाई तालीम पूरी होने से पहले स्कूल छोड़ जाते हैं। यानी कि पहली बात तो ये कि सारे बच्चे स्कूल में दाखिला लेते ही नहीं है, और जो दाखिला लेते हैं उनमें से भी 50% बच्चे जो हैं वो तालीम छोड़ देते हैं, दरमियान में ही अधूरी छोड़ देते हैं, उसको मुकम्मल नहीं करते। इब्तदाई तालीम से मुराद 8वीं दर्जे तक की तालीम है, यानी कि हमारे मुल्क में जिस तरह अमेरिका में है कि वो 12वीं क्लास तक उनकी तालीम ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ पे इब्तदाई तालीम ज़रूरी करार दी गई है। तो इब्तदाई तालीम से मुराद क्या है? 8वें दर्जे तक यानी कि 8 क्लास तक की तालीम जो है वो लाजमी है। पाकिस्तान के क़याम के वक्त से ही तालीम की ज़रूरत को शिद्दत से महसूस किया गया, यानी कि जब पाकिस्तान बना तो इस बात की बहुत शिद्दत से ज़रूरत महसूस हुई कि तमाम लोग जो हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जिस मुल्क के होंगे वो मुल्क की तरक्की करेगा। 1947 में पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस में उसका एक रुख मुतय्यन कर दिया गया। 1947 यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद ही पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें एक पॉइंट जो था मुकर्रर कर दिया गया कि हमने इस तरह हमने तालीम शुरू की है। बाद में बनने वाली पॉलिसी तालीमी पॉलिसियों में इसको अहमियत दी गई, और इसी जो 1947 की पहली कॉन्फ्रेंस थी, इसी की जो पॉलिसी थी इसको आगे जो था बाद में बनने वाली पॉलिसी में भी इसको शामिल किया गया, और उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। और इस वक्त के वज़ीर तालीम जनाब फजलुर रहमान ने तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फरमाया कि आम तालीम से मुराद ये है कि गलिया गलिया गाँव में स्कूल और मदारिस कायम किए जाएँ। यानी कि वज़ीर तालीम ने क्या कहा, जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त वज़ीर तालीम जो थे जनाब फजलुर रहमान थे, तो उन्होंने कहा कि आम तालीम से मुराद ये है कि हर गांव में, हर जगह पे, हर शहर में, दुनिया के मुल्क के हर कोने में मदारिस कायम किए जाएँ, यानी कि तालीमी इदारे कायम किए जाएँ, ताकि पाकिस्तान के हर शहरी को तालीमी सहूलत मुयस्सर आ सके। यानी कि कोई भी मुल्क में अनपढ़ न रहे, हर कोई तालीम की सहूलत से आरास्ता हो सके, और मुल्क से नाखवानगी को दूर किया जा सके। नाखवानगी यानी कि अनपढ़ लोगों की शरह जो है मुल्क से कम की जाए, खत्म की जा सके, क्योंकि नाखवानगी मुल्क की सलामती और फलाह बहबूद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तालीम के बगैर जो है ऐसे लोग जो है वो मुल्क की सलामती और उसकी फलाह बहबूद के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं। तो इसलिए कोशिश ये की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो तालीम हासिल करें। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली की राह में सबसे बड़ी रुकावट भी यही बात होती है कि अनपढ़ लोग, यानी कि नाखवानगी का ज़्यादा होना मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली की राह में ये सबसे बड़ी रुकावट होती है। तालीम सबके लिए होनी चाहिए। अब वज़ीर तालीम ने ये भी कहा कि तालीम जो है किसी खास तबके के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबके लिए होनी चाहिए। इस वक्त ये भी तय पाया गया कि नाखवानगी दूर करने के लिए तालीम बारगा के मराकज़ कायम किए जाए। तालीम बारगा यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल में जाते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं उनके पढ़ने लिखने की उम्र जो है वो गुजर चुकी होती है, तो उनके लिए भी तालीम बारगा के जो थे
سے بھی اس سلسلے میں مدد حاصل ہے، یعنی کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے ٹیلی ویژن یا پھر ریڈیو وغیرہ کے ذریعے بھی اس کی مدد حاصل کی جائے۔ وزیر تعلیم جو تھے جناب فضل الرحمان نے یہ کہا کہ نہ صرف مدارس تعلیمی ادارے بلکہ جو ہے ٹیلی ویژن اور ریڈیو وغیرہ کے ذریعے بھی تعلیم جو ہے لوگوں تک پہنچائی جائے۔ مختلف تعلیمی پالیسیوں میں شرح خواندگی کو بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز پر عمل ہوتا رہا ہے، یعنی کہ مختلف تعلیمی پالیسیاں بنتی گئیں اور ان میں شرح خواندگی بڑھانے کے لیے نئی نئی تجاویز اس میں شامل ہوتی گئی۔ تعلیم کارکن کے برطانیہ کو اس سلسلے میں خصوصی اہمیت حاصل رہی ہے، یعنی کہ جتنی بھی پالیسیاں بنائی گئی ہیں تعلیم کے سلسلے میں سب سے اہمیت سب سے زیادہ کس کو حاصل رہی ہے؟ تعلیم بالغاہ کے مراکز کو۔ تعلیم بالغاہ اور عام تعلیم کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی کوشش کر رہی ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تھرو جو بچے نہیں پڑھ سکتے، جو اسکول میں نہیں جا سکتے، کالج نہیں جا سکتے، یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے، تو وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ذریعے سے اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے ابھی بھی اسی طرح جاری ہے۔ پھر اس کے بعد 1898 اور 2010 کی تعلیمی پالیسی میں بھی، یعنی کہ تعلیمی پالیسیاں جو ہیں وہ بنتی ہی رہتی ہیں، تو 1918 اور 2010 کی تعلیمی پالیسی کے مطابق رسمی تعلیمی اداروں کے علاوہ غیر رسمی اداروں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو عام تعلیم کے فروغ کے لیے بھی کوشاں کیا گیا، یعنی کہ ان کے لیے استعمال کرنے کی سفارش پیش کی گئی، یعنی کہ یہ تجویز پیش کی گئی کہ ریڈیو کے ذریعے بھی تعلیم لوگوں تک پہنچائی جائے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ حکومت کی کوششوں کے نتیجے میں شرح خواندگی 62.3% بمطابق اکنامک سروے آف پاکستان 2018 اور 19 کے قریب ہو چکی ہے، یعنی کہ سروے کیا گیا، لوگوں سے رائے لی گئی اور ایک طرح کی ان کی ریسرچ کی گئی کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ کتنے فیصد لوگ پڑھے لکھے ہیں، تو اس میں یہ پتہ چلا کہ 62.3% جو لوگ ہیں، 62% لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں۔ بعض تعلیمی پالیسیوں میں شرح خواندگی بڑھانے کے لیے ایجوکیشن کوڈ قائم کرنے کی سفارشات بھی قائم کی گئی۔ اب سائنس اور پیشہ ورانہ تعلیم کے علاوہ اسکولوں، کالجوں اور دوسرے تعلیمی اداروں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ بھی عام تعلیم میں شمار کی جاتی ہے۔ اس میں میٹرک، ایم اے، بی اے، ایم اے تک کی تعلیم کو شمار کیا جاتا ہے۔ مذہبی تعلیم، اب اس کے بعد ہے مذہبی تعلیم، یعنی کہ مذہب سے متعلق تعلیم جو ہے۔ عام تعلیم کے لیے سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے متوازی مذہبی تعلیم کے مدارس کا ایک وسیع نظام موجود ہے، یعنی کہ جس طرح اسکول ہیں، کالجز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، اسی طرح مذہب کے متعلق تعلیم دینے کے لیے بھی ایک وسیع نظام جو ہے اس کو بنایا گیا۔ مدارس کی نظام کا مقصد اسلامی علوم کی اشاعت اور عربی زبان کا فروغ تھا، کیونکہ ہمارے قرآن پاک کی زبان عربی ہے، تو اس لیے عربی تعلیم کا جو فروغ ہے، یعنی کہ اس کی ترقی کے لیے، اس کو مزید لوگوں کی جان پہچان اچھی طرح سے اس کی ہو جائے، اس کے لیے اسلامی جو علوم ہیں ان کی اشاعت بھی ضروری قرار دی گئی۔ یہ مدارس عام طور پر مسجدوں سے منسلک ہیں، اور مذہبی تعلیم جن مدارس میں دی جاتی ہے، ایسے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ مسجدوں سے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے۔ ان مدارس میں ابتدائی تعلیم سے اعلیٰ مدارس تک مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے، یہاں پر مفت تعلیم دی جاتی ہے مدارس جو ہیں۔ ہم نصابی سرگرمیوں، پیشہ ورانہ علوم اور کمپیوٹر کی تعلیم کو ان کے نصاب میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں یہ پالیسی بنائی گئی ہے کہ اس میں ہم نصابی سرگرمیاں بھی شامل کی جائیں اور ایسے علوم بھی شامل کیے جائیں کہ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی لوگوں کو کسی نہ کسی پیشے سے منسلک ہو سکے، اور اس کے علاوہ کمپیوٹر کی تعلیم کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اس میں شامل کی جائے۔ پرائیویٹ تعلیمی ادارے اور مدارس مذہبی عام تعلیم کی اشاعت میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے جو پرائیویٹ اسکولس ہیں اور مدارس مذہبی اور عام تعلیم کی اشاعت میں بہت زیادہ کردار ادا کر رہی ہیں، یعنی کہ اسکولوں میں بھی مذہبی تعلیم ساتھ ساتھ نصاب کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ موجودہ تعلیمی پالیسی کے مطابق حکومت کی کوشش ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ سائنسی علوم بھی پڑھائے جائیں۔ اب جس طرح کہ اس میں تعلیمی اداروں میں یہ کوشش کی گئی کہ پیشہ ورانہ علوم بھی اس میں شامل کیے جائیں اور کمپیوٹر کے متعلق تعلیم بھی شامل کی جائے، تو اس کے علاوہ حکومت کی یہ بھی کوشش ہے کہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنس کے علوم جو ہے
वो भी पढ़ाए जाएँ। बाज़ दीनी मदारिस में अंग्रेज़ी और कंप्यूटर की तालीम निसाब में शामिल है, यानी कि कुछ बहुत सी ऐसी भी दीनी मदारिस हैं जहाँ पर अंग्रेज़ी की तालीम दी जा इंग्लिश की तालीम दी जा रही है, इंग्लिश की भी और कंप्यूटर की तालीम भी दी जा रही है। ओके बेटा, आज का आप लोगों की ये रीडिंग इतनी ही थी। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस नोट करवाती हूँ और आप अपनी बुक के ऊपर आंसर जो है उनके मार्क कर लीजिएगा। सबसे पहले हमारा सवाल है कि आम तालीम से क्या मुराद है। पेज नंबर 41 देखें, पेज नंबर 41 आम तालीम। आम तालीम का पॉइंट देखें, उसमें है कि आम तालीम से मुराद ऐसी तालीम जिसका एहतमाम यहाँ से लेकर और आम तालीम में थर्ड लाइन में आ रहा है, आम तालीम में शामिल समझा जाता है। यहाँ तक इसका फर्स्ट का आंसर है। फिर है सवाल नंबर 2, इब्तदाई तालीम से क्या मुराद है। अब इब्तदाई तालीम के बारे में बताना है कि इब्तदाई तालीम से क्या मुराद है। यानी कि जैसे मैंने बताया कि हमारे पाकिस्तान में इब्तदाई तालीम कहाँ से कहाँ तक है, 8वीं जमात तक, यानी कि एक क्लास तक जो है हमारी इब्तदाई तालीम में शुमार होती है। तो इसमें आप देखिए इब्तदाई तालीम से मुराद 8वीं दर्जे तक की तालीम है। इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर आएगा। फिर इसके बाद है थर्ड, पाकिस्तान के पहले वज़ीर तालीम जनाब फजल रहमान ने तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए क्या फरमाया। अब उसके उनका सारा खिताब आ जाएगा। वज़ीर तालीम जनाब फजल रहमान ने तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फरमाया, यहाँ से लेकर और इस सिलसिले में मदद की जाए, यहाँ तक सवाल नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 4, हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में शरअ क़ानून कितने फीसद है। पेज नंबर 42 पर देखिएगा बेटा, मैं क्या मेंशन कर दी हूँ ताकि आपको आसानी रहे। पेज नंबर 42 इसमें देखिएगा, फर्स्ट लाइन में है हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में, यहाँ से लेकर और करीब हो चुकी है यहाँ तक। फर्स्ट लाइन का आंसर है।